नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में एक बार मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है चैन सिंह और आज हम दोस्तों मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आने वाली पटवारी की परीक्षा, वन रक्षक की परीक्षा, जेल प्रहरी की परीक्षा, सभी में आपको काम आने वाले हैं। सभी क्वेश्चनों को विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक रहें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक जरूर करना है। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और इसका आंसर होगा दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा होगा? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ये मध्य प्रदेश का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला कौन सा है? क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान है। मतलब कि मध्य प्रदेश के क्षेत्र में इसका जो क्षेत्रफल है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का, वो सबसे अधिक है। चलिए इसकी व्याख्या भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन में हमें सारे जो दिए हुए हैं वो राष्ट्रीय उद्यान हैं। सभी के बारे में हम एक एक करके जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसा कि हमने उत्तर दिया है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और इसका जो क्षेत्रफल है वो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक भी है। तो 940 वर्ग किलोमीटर कितना है? 940 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश में। इसकी स्थापना दोस्तों 1955 में हुई है और मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो ये सारी बातें हमें ध्यान में रखना है। और यदि आपसे जिला पूछ लिया जाता है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो इसका आंसर हमें देना है मंडला। कौन सा जिला है? मंडला। बाघ परियोजना के लिए ये संरक्षित है, यहाँ पर बाघों का संरक्षण किया जाता है, इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। जैसे कि माधव राष्ट्रीय उद्यान है, ये शिवपुरी में पड़ता है। कहाँ पर है? ये शिवपुरी जिले में है, ठीक है। और इसके क्षेत्रफल की यदि हम बात करें तो 354 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है, जो कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से कम है। सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का। इसके बाद देखिए अगला दिया है कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान ये भी शिवपुरी और मुरैना जिले में फैला हुआ है। 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान के नाम से घोषित किया गया है। इसका क्षेत्रफल देखें तो 748.7 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। मतलब 749 वर्ग किलोमीटर के लगभग इसका क्षेत्रफल जो है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला है संजय राष्ट्रीय उद्यान। तो संजय राष्ट्रीय उद्यान को गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। इसका क्षेत्रफल 446.6 वर्ग किलोमीटर है और यह सीधी एवं सिंगरौली जिलों में फैला हुआ है, ठीक है। दो जिलों में फैला हुआ है संजय राष्ट्रीय उद्यान, सीधी एवं सिंगरौली, ठीक है। तो ये इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं, सभी तथ्यों को आपको याद रखना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, आगामी सारी परीक्षाओं में आपको ये काम आने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान जिला बुरहानपुर निम्नलिखित में से किसका भाग था? क्या पूछा गया है? किसका भाग था, ठीक है। जिला है बुरहानपुर और किसका भाग था ये हमें बताना है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों खंडवा। पहला जो ऑप्शन है खंडवा इसका सही जवाब होगा। इसका मतलब है कि बुरहानपुर जिला जो है वो खंडवा को तोड़कर निर्मित किया गया है, ठीक है। यहाँ से इतना हमने समझ लिया। आइए अब इसके हम जरा डिटेल देख लेते हैं और क्या क्या है इसके अंतर्गत जो कि परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो देखिए क्या दिखा है, 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले घोषित किए गए या 3 नए जिलों का गठन किया गया है, ठीक है। तो इसे हमें ध्यान में रखना है, जिसमें से खंडवा जिले से अलग करके बनाया गया था बुरहानपुर, जो हमने अभी जवाब दिया है। बुरहानपुर किस जिले का भाग था? खंडवा का। इसके बाद गुना जिले से अलग करके हमें अशोकनगर दिया गया है, ठीक है। तो गुना जिले को तोड़कर अशोकनगर जिले का भी निर्माण किया गया है और शहडोल से अलग करके अनूपपुर का निर्माण किया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 3 क्वेश्चन बन के हमें आ रहे हैं। पहला तो हमने जवाब दे दिया कि भाई बुरहानपुर जो है वो खंडवा जिले का भाग था। इसी प्रकार अशोकनगर का भी पूछा जा सकता है कि अशोकनगर किस जिले का भाग था? तो गुना का। अनूपपुर किस जिले का भाग था? तो शहडोल का। ये हमें याद रखना है। इसके बाद इन 3 जिलों का गठन जो हुआ है वह 15 अगस्त 2003 को हुआ है।
तो तीनों में से किसी का भी निर्माण करने की तिथि आपसे पूछी जा सकती है, तो ये आपको याद रखना। 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिलों का गठन किया गया है, बुरहानपुर, अशोकनगर और अनूपपुर। ठीक है, इन तीनों जिलों को आपको ध्यान में रखना है, और किस किस से तोड़कर किया गया है तो उसका भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। गोंड राजवंश की शासिका रानी दुर्गावती किस मुगल शासक के समकालीन थी? क्या पूछा है? मुगल शासक के समकालीन थी, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर मुगल जो शासक है वो है अकबर। ठीक है, अकबर के शासनकाल में मतलब कि जिस समय अकबर भारत पर शासन करता था उसी समय रानी दुर्गावती भी अपना शासन चलाती थी, तो अकबर के ये समकालीन थी। चलिए आगे कुछ जानकारी हम रानी दुर्गावती की लेते हैं जो परीक्षा उपयोगी है, जो कि परीक्षा में पूछी जा सकती है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है क्या, गोंड राजवंश की स्थापना जो है वह यादव राय ने गड़ा कटंगा में की थी। ठीक, किसने की थी? यादव राय ने की थी। कहाँ पर की थी? गड़ा कटंगा में की थी। ठीक है, यादव राय ने गड़ा कटंगा में इसकी स्थापना की थी। कौन से राजवंश की? गोंड राजवंश की, ये हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद यदि हम रानी दुर्गावती की बात करें तो ये अकबर के समकालीन थी, मतलब कि जिस समय अकबर शासन करता था भारत पर उसी समय रानी दुर्गावती भी शासन करती थी। इनका जन्म कालिंजर में हुआ था। किसका जन्म? रानी दुर्गावती का। रानी दुर्गावती का जन्म कालिंजर में हुआ था, और कालिंजर वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में पड़ता है। यदि कालिंजर पूछा जाता है कि कालिंजर की स्थिति क्या है या कालिंजर कहाँ पर स्थित है, तो इसके जवाब में हम क्या लिखेंगे? बांदा जिला। यदि उत्तर प्रदेश के जिले में पूछा जाता है तो बांदा जिला, और राज्य पूछा जाता है तो उत्तर प्रदेश। इसके अलावा एक तथ्य और है जो परीक्षा में पूछा जा सकता है, वो है रानी दुर्गावती के हाथी का नाम क्या था? तो हाथी का नाम था भैया सरमन। क्या नाम था? सरमन। इसे आपको याद में रखना है, ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिन पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 4। तो चौथा प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर आ गया है। मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड किस जगह को प्रदर्शित करता है? एक जलियांवाला बाग हत्याकांड है। ठीक है, इसके बाद ये मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड है। कौन सा है? मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में ऐसी कौन सी जगह है जिसे हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के समरूप देखते हैं या मध्य प्रदेश के जलियांवाला बाग का हत्याकांड कहा जाता है? तो वो जगह है दोस्तों चरण पादुका। कौन सी जगह है? चरण पादुका। इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब इससे जुड़े हम तथ्य भी देख लेते हैं ताकि परीक्षा में पूछ लिए जाए तो हम उसका जवाब दे सकें। क्या देखना है आपको इसमें? आपको क्या याद रखना है दोस्तों? 1931 में छतरपुर के चरण पादुका, किसके? छतरपुर के। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है चरण पादुका ग्राम जो कि मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो आंसर क्या होगा? छतरपुर। इसके आगे जंगल सत्याग्रह के दौरान, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानियों की बैठक चल रही थी 1931 में। ठीक है, तो एक अंग्रेज अफसर कर्नल फिशर, इसके आदेश पर गोलियां चलाई गई थी। कर्नल फिशर के आदेश पर स्वतंत्रता सेनानियों पर गोलियां चलाई गई थीं, जिसके अंतर्गत 6 की मृत्यु हो गई थी। 6 स्वतंत्रता सेनानी हमारे शहीद हो गए थे। तो इसी को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है। इसके अलावा ऑप्शन में आपको नलखेड़ा भी मिला। तो नलखेड़ा जो है वो आगर मालवा की एक तहसील है। यदि कभी पूछ लिया जाए तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। नलखेड़ा क्या है? आगर मालवा की एक तहसील है। निमाड़ खंडवा में पड़ता है। ठीक है, खंडवा का एक स्थान है खंडवा जिले का, इसको भी याद में रखना है। इसके बाद चौसा जो है ऑप्शन में दिया हुआ है। चौसा प्रसिद्ध है शेर शाह सूरी और हुमायूं के युद्ध के लिए। चौसा का युद्ध अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, चौसा का युद्ध किसके बीच में हुआ? तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ है। चौसा जो है बिहार राज्य में बक्सर जिले में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? बिहार राज्य में बक्सर जिले में पड़ता है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 5वां। निम्नलिखित मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती?
पूछा क्या जा रहा है दोस्तों, उसको ध्यान में रखना है आपको। क्या पूछा जा रहा है? कर्क रेखा नहीं गुजरती, भोपाल से गुजरती है, दमोह से गुजरती है, सीहोर से नहीं गुजरती, बुरहानपुर से गुजरती है। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा हमारा। अभी जो हमने देखा कि भोपाल से गुजरती है, दमोह से गुजरती है, अनूपपुर से गुजरती है, सीहोर से नहीं गुजरती है। प्रश्न में पूछा जा रहा है कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से नहीं गुजरती, तो आंसर क्या होगा हमारा? सीहोर होगा। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कितने जिलों से होकर गुजरती है? 14 जिलों से। ये भी प्रश्न बनता है कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो आंसर में आपको टिक करना है 14 जिलों से। और कोई जिला पूछ लिया जाए, जैसे देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछ लिया गया है किस जिले से नहीं गुजरती है, तो सीहोर से तो नहीं गुजरती है, ये हमने देख लिया। अब यदि 3 ऐसे जिले दिए जाएं जिनसे नहीं गुजरती और एक जिला ऐसा दिया जाता है जिसमें गुजरती है, तो फिर आपको ध्यान में रखना पड़ेंगे ये 14 जिले कौन कौन से हैं, जिनमें उज्जैन, रतलाम, शाजापुर, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल एवं अनूपपुर। ये वो 14 जिले हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है और ये वो 14 जिले हैं। इन 14 जिलों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं ताकि आगे आपको काम आए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस जिले में स्थित है? अब यहाँ यदि आप प्रश्न को पढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? धूपगढ़। एक तथ्य आपको यहीं पर मिल गया है। कौन सा तथ्य मिल गया है? मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है। अब पूछा क्या जा रहा है? किस जिले में? क्या पूछा जा रहा है? जिला पूछा जा रहा है कि किस जिले में यह स्थित है, जिला आपको बताना है। अब ऑप्शन देखिए, खंडवा दिया है, नर्मदापुरम दिया है, शहडोल दिया है, खरगोन दिया है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों नर्मदापुरम। क्या होगा? नर्मदापुरम। अब नर्मदापुरम क्यों होगा, चलिए इसकी भी बात कर लेते हैं। नर्मदापुरम क्या है? नर्मदापुरम जो है होशंगाबाद जिला है। होशंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया है? नर्मदापुरम कर दिया है। और यदि नर्मदापुरम की जगह पर होशंगाबाद आता है तो भी आपको क्या टिक करना है? यदि नर्मदापुरम आता है तो नर्मदापुरम करना है, होशंगाबाद आता है तो होशंगाबाद टिक करना है। ठीक है, चलिए इसके फैक्ट पढ़ लेते हैं। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा पर्वत की है। किसकी है? सतपुड़ा पर्वत की है और जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। ये सारे तथ्य आपको ध्यान में रखना है। सतपुड़ा पर्वत, धूपगढ़ चोटी किस पर्वत की है ये भी पूछा जा सकता है, तो सतपुड़ा पर्वत की है। इसकी ऊंचाई भी पूछी जा सकती है तो 1350 मीटर है और मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में, मतलब कि होशंगाबाद जिले में पड़ती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और स्थान पूछा जाता है तो पचमढ़ी, पचमढ़ी और पिपरिया तहसील। यदि पचमढ़ी पूछा जाए कि पचमढ़ी कहाँ पर है, तो पिपरिया तहसील में है। इसके बाद एक तथ्य और ध्यान में रखना है जो कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, पिछली कई परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? पचमढ़ी है। ठीक है, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी है। इस तथ्य को भी आपको ध्यान में रखना है। मैं ऐसे प्रश्न लेकर आता हूँ जिसमें से कई सारे प्रश्न बनते हैं और जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक है 7। निम्नलिखित में से बेतवा नदी का उद्गम स्थल है। क्या पूछा जा रहा है? उद्गम स्थल किस नदी का? बेतवा नदी का। ठीक है, बेतवा नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है? तो प्रमुख शहर है विदिशा। ये आपको ध्यान में रखना है और इसका आंसर होगा दोस्तों कुमरा गांव। कहाँ से उद्गम स्थल है इसका? कुमरा गांव में है। कहाँ से बहना शुरू होती है? कुमरा गांव से बहना शुरू होती है। इसके अलावा देखिए अमरकंटक, बागली गांव और महादेव पर्वत भी दिया है, तो इनकी भी हम चर्चा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन्हें भी ध्यान में रखना है। अमरकंटक की यदि हम बात करें तो अमरकंटक से नर्मदा एवं सोन नदी निकलती हैं। ठीक है, कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं? नर्मदा एवं सोन नदी। यदि सोन नदी का उद्गम स्थल पूछा जाता है तो अमरकंटक होता।
नर्मदा नदी का उद्गम स्थल पूछा जाता तो अमरकंटक होता। और ये अमरकंटक जो है ये किस जिले में पड़ता है, ये पड़ता है शहडोल जिले में। ठीक है, ये कहाँ पे पड़ता है, शहडोल जिले में, इसको भी याद रखना है। इसके बाद देखिए ऑप्शन दिया है बागली गांव, तो बागली गांव जो है वह देवास जिले में पड़ता है। किस जिले में पड़ता है, देवास जिले में। और ये जो बागली गांव है यहाँ से काली सिंध नदी बहना प्रारंभ होती है, काली सिंध नदी का उद्गम स्थल है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। कुमरा गांव से हमने पढ़ लिया है, बेतवा नदी निकलती है, यह रायसेन जिले में पड़ता है। किस में पड़ता है, रायसेन जिले में। कुमरा गांव का पूछा जाए, कुमरा गांव किस लिए प्रसिद्ध है और किस जिले में पड़ता है, तो रायसेन जिले में पड़ता है। यहाँ से बेतवा नदी का उद्गम स्थल है, इसलिए ये जाना जाता है। इसके बाद देखिए महादेव पर्वत, ये क्या है, ये है पचमढ़ी में स्थित है। ठीक है, और जिला पूछा जाता है तो होशंगाबाद जिला, और होशंगाबाद नहीं आता है तो नर्मदापुरम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और यहाँ से उद्गम स्थल है तवा नदी का। किसका है, तवा नदी का। तो आज हमने कितने उद्गम स्थल समझ लिए हैं, देखिए किस किस नदी के समझ लिए हैं, नर्मदा नदी का, सोन नदी का है अमरकंटक, काली सिंध नदी का है बागली गांव, बेतवा नदी का है कुमरा गांव, और तवा नदी का है पचमढ़ी। ठीक है, इस सभी तथ्यों को हमें ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बरगी परियोजना से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला लाभान्वित नहीं है। एक तो परियोजना है बरगी, ठीक है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला लाभान्वित नहीं है, मतलब जो जिले दिए हुए हैं इसमें से 3 जिलों को लाभ मिल रहा है, एक जिले को लाभ नहीं मिल रहा है। देखिए बरगी परियोजना एक प्रकार से जल परियोजना है। इस परियोजना में क्या होता है, या तो डैमों के द्वारा पानी पहुंचाया जाता है या फिर बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो या बिजली का लाभ किन जिलों को मिल रहा है, पानी का लाभ किन जिलों को मिल रहा है, इनमें से एक जिले को नहीं मिल रहा है, तो वो हमें बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, बरगी परियोजना से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला लाभान्वित नहीं है, तो लाभान्वित जिला नहीं है दोस्तों सागर, इसे आपको याद में रखना है। कौन सा जिला नहीं है, सागर जिला नहीं है। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके तथ्यों की ओर और समझते हैं। बरगी परियोजना नर्मदा बरगी नदी पर स्थापित है। एक नर्मदा नदी है, कौन सी नदी है, नर्मदा, और दूसरी नदी है बरगी। बरगी छोटी नदी है, नर्मदा बड़ी नदी है, दोनों को याद रखना है आपको। इसकी ऊंचाई 69 मीटर है, कितनी है, 69 मीटर। बरगी परियोजना को रानी अवंतीबाई सागर के नाम से भी जाना जाता है। यदि दूसरा नाम पूछ लिया जाए तो रानी अवंतीबाई सागर के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह जबलपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर है, जबलपुर जिले में। ठीक है, तो ये 3-4 फैक्ट इसके भी आपको याद रखना है ताकि परीक्षा में पूछे जाएं तो आप जवाब दे सकें। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ प्रस्तावित है। क्या पूछा जा रहा है, पहले वो आपको समझना है, तुक्का नहीं लगाना है। यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है, अंगूर अनुसंधान केंद्र पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, अंगूर अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ प्रस्तावित है। प्रस्तावित मतलब कि अभी ये प्रस्ताव पारित किया गया है कि यहाँ पर अंगूर अनुसंधान केंद्र बनाया जाना है, अभी बना नहीं है। प्रस्तावित का मतलब है एक प्रस्ताव पारित किया गया है। ठीक है, और इसका आंसर होगा दोस्तों रतलाम। क्या होगा, ऑप्शन सी रतलाम। इसको ध्यान में रखना है कि अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ प्रस्तावित है। चलिए अब आगे के तथ्य देख लेते हैं, बाकी ऑप्शन जो दिए हुए हैं उनको भी समझ लेते हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश में कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ये पूछा जाए तो आपको जवाब क्या देना है, भोपाल का। ठीक है, भोपाल में कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र है। इसके बाद पहला सेलरिच जैविक खाद्य संयंत्र भी है। तो यहाँ पर ये सैलरी की जगह आप सेलरिच लिख लीजिएगा। ठीक है, आप नोट कर रहे हैं तो यहाँ पर सेलरिच कीजिए, सैलरी नहीं है, ये सैलरी एक गलत प्रिंट हो गया है। ठीक है, सेलरिच जैविक खाद्य संयंत्र स्थापित है कहाँ पर, भोपाल में। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र और जैविक खाद्य संयंत्र ये कहाँ पर हैं, ये भोपाल में हैं।
इसके बाद ऑप्शन में खरगोन भी है, तो खरगोन में देखिए कपास अनुसंधान केंद्र है। कौन सा केंद्र है? कपास का, ये आपको ध्यान में रखना है। रतलाम में अंगूर अनुसंधान केंद्र तथा जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र प्रस्तावित हैं, अभी बने नहीं हुए हैं। इस लाइन को आप गौर से पढ़िएगा और ध्यान रखिएगा इसका, कौन कौन से अनुसंधान केंद्र प्रस्तावित हैं और कहाँ कहाँ पर प्रस्तावित हैं। तो अंगूर का अनुसंधान केंद्र रतलाम में और जबलपुर में मक्का एवं गेहूं का अनुसंधान केंद्र प्रस्तावित है। इसके अलावा ऑप्शन में आपको उज्जैन भी दिया हुआ है, तो उज्जैन में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना स्थापित है। यदि प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना है, तो कौन सा जिला होगा? उज्जैन जिला होगा। ठीक है दोस्तों, ये सारी जानकारी आप नोट करते जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वन क्षेत्रफल क्या पूछा जा रहा है? सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला पूछा जा रहा है। तो देखिए सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जो जिला है ये है बालाघाट, ये आपको याद रखना है। कौन सा जिला है? बालाघाट। तो हमारे प्रश्न का उत्तर तो हो गया है बालाघाट। चलिए अब वनों से जुड़ी हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां ले लेते हैं ताकि हमें ये भी याद रहे। क्या क्या जानकारियां हैं? देखिए मध्य प्रदेश का वन आच्छादित क्षेत्रफल लगभग 30.72% है। तो 72 नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं 30.72%। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो मध्य प्रदेश के कितने क्षेत्रफल में वन है? 30.72% पर। ठीक है, ये बात याद रखना। मध्य प्रदेश का सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला तो बालाघाट है, जिसका हमने जवाब दे दिया है। और यदि न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला पूछा जाता है तब आपको उज्जैन याद रखना है। क्या याद रखना है? उज्जैन। न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? उज्जैन है। ठीक है, और मध्य प्रदेश के जंगलों में बहुतायत में सागौन वृक्ष पाया जाता है। ये भी महत्वपूर्ण जानकारी है। मध्य प्रदेश के जंगलों में बहुतायत में कौन सा वृक्ष पाया जाता है, ये भी प्रश्न बनता है और पिछली कई सारी परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। तो इन सारी जानकारियों को आपको याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 11वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पहला चीनी मिल कब स्थापित हुआ था? क्या पूछा जा रहा है? वर्ष पूछा जा रहा है कि किस वर्ष में स्थापित हुआ था। क्या स्थापित हुआ था? चीनी मिल यानी शुगर फैक्ट्री कब स्थापित हुई थी? तो इसे आपको याद रखना है 1934 में। कब स्थापित हुई थी? 1934 में स्थापित हुई थी। अब चलिए इससे जुड़े हम तथ्य देख लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसका विश्लेषण यदि हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कौन कौन से तथ्य हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में पहली चीनी मिल की स्थापना 1934 में हुई है, इसका हम जवाब दे चुके हैं। और वर्तमान के रतलाम जिले में हुई थी। ठीक है, वर्तमान में जो रतलाम जिला है यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। और एक निश्चित स्थान पूछा जाता है तो फिर जावरा नामक स्थान पर हुई थी। कहाँ पर हुई थी? जावरा नामक स्थान पर। मिलों की संख्या पूछी जाती है तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में 15 चीनी मिल कार्यरत हैं। ठीक है, 15 चीनी मिल कार्यरत हैं। इस क्षेत्र को भी आप अच्छे से पढ़ लेना, कौन कौन सी मिल हैं उसके नाम भी आप याद रख लेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट किस जगह पर स्थित है? क्या पूछा जा रहा है? हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट किस जगह पर स्थित है? यहाँ पर ये जो फैक्ट्री है हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट, ये किस जगह पर है वो हमें बताना है। यहाँ पर देखिए जगहों के नाम दिए हैं, गौसलपुर, मलाजखंड, बामनौर, नागदा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मलाजखंड। इसे आपको याद रखना है। क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन बी, मलाजखंड। चलिए अब आगे इसकी और जानकारी लेते हैं हम। हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट मलाजखंड बालाघाट में स्थित है। कहाँ पर है?
बालाघाट में। देखिए यहाँ पर जगह का नाम तो मलाज खंड है, लेकिन जिला कौन सा है? बालाघाट। यदि जिला पूछ लिया जाता है कि हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तब आप जवाब क्या देंगे? बालाघाट देंगे। और जगह का नाम पूछा जाए तो मलाज खंड देंगे। इसके बाद देखिए नागदा दिया हुआ है ऑप्शन में, तो नागदा जो है वह कृत्रिम रेशा उद्योग के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? कृत्रिम रेशा उद्योग के लिए जाना जाता है। बामनौर दिया हुआ है, बामनौर मुरैना जिले में पड़ता है दोस्तों, इसको याद रखना। और यहाँ पर सीमेंट उद्योग हैं, ये सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है। गौसलपुर जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, इसे भी याद रखना है। यहाँ पर विद्युत यंत्र लिमिटेड स्थापित है, स्थित है, विद्युत यंत्र लिमिटेड स्थित है। कहाँ पर? गौसलपुर में। ठीक है, ये आपको चारों चीज़ें याद रखनी हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर टंगस्टन पाया जाता है? क्या पाया जाता है? टंगस्टन। ये आपको ध्यान में रखना है, टंगस्टन मध्य प्रदेश के किस स्थान में पाया जाता है? इसका जवाब होगा हमारा अगरगांव, ऑप्शन सी अगरगांव। इस अगरगांव को ध्यान में रखना है। यहाँ पर क्या पाया जाता है? टंगस्टन पाया जाता है। चलिए इसकी बाकी जानकारी हम लेते हैं व्याख्या में। तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में अगरगांव नामक स्थान है। कहाँ पर है? देखिए जिला पूछा जाए तो होशंगाबाद याद रखना है, और अगरगांव एक स्थान का नाम है। यहाँ पर टंगस्टन पदार्थ पाया जाता है। और इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पर है, चांदनगर। चांदनगर में एंडेलुसाइड पाया जाता है। ठीक है, इसको भी याद में रखना है, तो इसका जवाब होगा चांदनगर में। और दूसरा ऑप्शन एक और दिया हुआ है, सिरमौर। सिरमौर में बाणसागर विद्युत केंद्र स्थापित है। तो यहाँ पर 3 प्रश्न हमारे बन रहे हैं। एंडेलुसाइड कहाँ पर पाया जाता है? चांदनगर में पाया जाता है। बाणसागर विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित है? सिरमौर में स्थापित है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है। टंगस्टन पाया जाता है, तो इस टंगस्टन मध्य प्रदेश किस जिले में पाया जाता है, ये भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, अभी स्थान पूछा गया है तो अगरगांव है, और अगरगांव किस जिले में पड़ता है? तो होशंगाबाद जिले में पड़ता है। हर तरीके से आपको प्रश्न बनाकर देख लेना है, और उसका जवाब क्या होगा ये याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? किसके बारे में है? राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब कि NH। ठीक है, जो सर्वाधिक लंबा हो, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में जिसकी लंबाई सर्वाधिक हो वो हमें बताना है। तो इसका जवाब हमें याद रखना है NH3। NH3 राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 3 जो है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लंबाई रखता है। चलिए अब आगे इसके तथ्य और पढ़ लेते हैं जो हमें परीक्षा में उपयोगी हैं। पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश राज्य में सड़कों की कुल लंबाई जो है 70,961 किलोमीटर है। यदि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों की लंबाई, राष्ट्रीय राजमार्ग की नहीं है, ये कुल सड़कों की लंबाई है, ये पूछी जाती है, तो 70,961 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में से 20 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। कितने गुजरते हैं? 20। यदि संख्या पूछ ली जाती है तो आपको याद रखना है कि 20 राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से होकर गुजरते हैं। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हमने पढ़ा है NH3। क्या पढ़ा है? NH3 आगरा से मुंबई के लिए जाता है और बाया इंदौर है। ठीक है, आगरा मुंबई बाया इंदौर, ये इसका नाम है, इसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं क्योंकि ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। और कुल लंबाई की यदि बात की जाए इसकी मध्य प्रदेश में तो 717 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में कितनी लंबाई है इसकी? 717 किलोमीटर। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है प्रदेश में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये तो पूछा गया था हमारा सबसे लंबा, और यदि सबसे छोटा पूछा जाता है कि सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है मध्य प्रदेश में, तो आपका जवाब होगा NH76 76 राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 76, जिसकी लंबाई 43 किलोमीटर है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा 15वां प्रश्न, हीड़ गायन लोकगीत शैली का संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से है? यहाँ पर लोक संगीत के बारे में ये प्रश्न है दोस्तों। हीड़ गायन के बारे में हमें बताना है। हीड़ गायन लोक संगीत शैली जो है मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है?
तो ऑप्शन में दिया है आपको बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा अंचल, निमाड़ अंचल, ये 4 दिए हुए हैं। इसका सही जवाब होगा मालवा अंचल, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मालवा अंचल में हीड़ गायन शैली प्रसिद्ध है, इस क्षेत्र से इसका संबंध है। चलिए अब आगे समझ लेते हैं हीड़ गायन के बारे में थोड़ा सा क्या जानकारी है। हीड़ गायन लोकगीत शैली मध्य प्रदेश के मालवा अंचल में प्रचलित है, ये हमने जवाब दे दिया है। अब देखिए हीड़ गायन शैली जो है ये सावन महीने में गाई जाती है। कौन से महीने में? सावन के महीने में। और ये प्रतिस्पर्धात्मक शैली है, इसमें प्रतिस्पर्धा होती है, एक प्रकार से 2 पारियों में गाया जाता है, ठीक है, इसको याद में रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। हीड़ गायन शैली में मुख्यतः 11 माता की कथा, कृषि संस्कृति के गीत गाए जाते हैं, ठीक है। कौन से गीत गाए जाते हैं? तो ऑप्शन में ये 2 यदि आते हैं तो दोनों को आपको टिक करना है, एक यदि आता है तो एक को टिक करना है, लेकिन दोनों ही आपको ध्यान में रखना है, कृषि संस्कृति के गीत और 11 माता की कथा के गीत, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भरेवा शिल्प का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पर शिल्प पूछा गया है। कौन सा शिल्प? भरेवा शिल्प। अब भरेवा शब्द का यदि हम अर्थ मिलाते हैं यहाँ पर तो भरेवा मतलब कि भरने वाला, ठीक है। चलिए पहले इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है इसका बैतूल जिला। कौन सा जिला? बैतूल जिला। मतलब भरेवा शिल्प का संबंध मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब हम भरेवा शिल्प की थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ये तो हमने समझ लिया कि भरेवा शिल्प मतलब कि भरने वाला। कौन सा शिल्प है ये? भरने वाला। मतलब कि इसमें पहले जिस भी धातु का ये निर्माण करते हैं उस धातु को पिघलाते हैं, पिघलाने के बाद एक सांचे में भर दिया जाता है, उस सांचे में वह आकृति रहती है, जैसे कि बर्तन हो गया, घंटियाँ, दीपक आदि का निर्माण इस शिल्प के द्वारा किया जाता है। इसका संबंध बैतूल जिले से है, इसे याद रखना। इसके बाद देखिए कुछ शिल्प और हैं जिनका संबंध किस जिले से होता है, ये भी हम समझ लेते हैं। तो धार जिले में देखिए भीली शिल्प है, इसका संबंध किससे है? धार जिले से। पूछा जाए भीली शिल्प का संबंध किस जिले से है? धार जिले से। कंघी शिल्प का संबंध किस जिले से है? तो ये होगा रतलाम जिले से। कंघी शिल्प मतलब कि कंघियों का निर्माण यहाँ पर किया जाता है। और सतना जिले में धातु शिल्प प्रसिद्ध है, यहाँ पर विभिन्न धातुओं का निर्माण किया जाता है, धातुओं के द्वारा वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। तो आज की क्लास में दोस्तों आपको बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि मैं ऐसे प्रश्न लेकर आया हूं जो परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा हर क्षेत्र से लगभग मैं प्रश्न उठाकर लाया था, ताकि आपको हर क्षेत्र का कम से कम 3 से 4 प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएं। तो सारे प्रश्नों को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, व्याख्या को आप अच्छे से नोट करके रख लीजिएगा, ताकि आपको इसमें से कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो उसका आप जवाब दे सकें। क्लास में आपको कैसा लगा, तरीका पसंद आया कि नहीं आया, और इस प्रकार की वीडियो और लेके आना चाहिए नहीं आना चाहिए, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।